नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। रुक करते इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में सरकार बनने के बाद पहली बार मेवाड़ बागड़ दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम गहलोत सबसे पहले नाथद्वारा पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने हेलीपैड पर उनका स्वागत किया। मेवाड़ दौरे पर रहने के दौरान सीएम से कई कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और मेवाड़ में उनका जोरदार स्वागत भी किया। राजस्थान में सरकार बनने के बाद से ही तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। आईपीएस, आईएएस अधिकारियों के तबादलों के बाद अब आरपीएस अधिकारियों के भी तबादले कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस महकमे में 107 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तबादले किए गए हैं। वहीं 49 एडिशनल एसपी के भी तबादले किए गए हैं। जयपुर की जवाहर नगर थाना पुलिस और ईस्ट स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर राहगीरों से छीना झपटी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मुख्य सरगना मोहम्मद शाहिद अख्तर है। दरअसल ईस्ट स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि गिरोह जवान नगर इलाके के एक पार्क में चोरी के मोबाइल आरोपी मोहम्मद राशिद अख्तर को बेचने आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौका पाकर सभी आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 37 मोबाइल और चोरी के 4 लैपटॉप बरामद किए हैं। हम लोग जो आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं वो ये आशय है कि जयपुर शहर में लगातार मोबाइल चोरी, लैपटॉप चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और राह चलतों से पर्स छीनने की जो घटनाएं हो रही हैं उस पे जो हमने उसके खिलाफ अभियान चला रखा है by the directions of CP साहब एंड by the directions of पुलिस हेडक्वार्टर्स, उसमें हम लोगों को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें हमने 37 मोबाइल्स और 4 लैपटॉप्स बरामद किए हैं और 8 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया है। पहले भी इस क्रम में हम लोगों ने कुछ 29 मोबाइल्स बरामद किए थे और 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया था। हनुमानगढ़ में जी तोड़ मेहनत करने के बाद 35 मजदूरों को भुगतान के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। खून पसीना बहाने के बाद मेहताना हासिल करने के लिए मजदूर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विभाग द्वारा 281 करोड़ की लागत से जल ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 2 महीने से प्लांट का काम ठप पड़ा है, जिसके बाद उनको भुगतान नहीं किया गया। इस प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले मजदूरों, ड्राइवरों व इस प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य लोगों को भी भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है। जिम्मेदारों से बात की गई तो मीडिया से वे बचते नजर आए। सर मैं कोई पक्ष, मेरा कोई ऑथराइजेशन नहीं है सर, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। आप कह रहे हो ना पेमेंट हो चुकी है आपने। सर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता सर, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मेरा ऑफिस है वहाँ पे, आप जाके वहाँ बात कीजिए। फाइनल अथॉरिटी वहाँ पे है सर। अब जी हमारे कोई ना ठेकेदार सुनवाई कर रहा है जी, ना कोई कंपनी वाले सुनवाई कर रहे हैं। अब हम भूखे मरने की नौबत आ गई। इसके बाद में हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसका सिर्फ ठेकेदार को ही मुआवजा लगेगा। हम कल को गाड़ी ले जाके घर खड़ी कर लें, हमको पेमेंट मिलनी चाहिए जी हमारी। अब ठेकेदार को फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन तो उठा नहीं रहा। हनुमानगढ़ को स्वच्छ पानी मिल सके उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया था यहाँ पे एक ठेकेदार के द्वारा, जो सरकार ने एक ठेका दिया था एक कंपनी को। लेकिन पिछले 3 महीनों से 2.5 महीनों से ये ठेकेदार यहाँ पे नहीं है, काम बंद पड़ा है और यहाँ के जो मजदूर हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसे ही हमारे साथ कुछ मजदूर लोग हैं यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि क्या है इनकी समस्या। बताएंगे आपकी किस तरह की योजना थी, किस तरह का ये हुआ सब। सर, हालांकि जब प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जब ये परियोजना शुरू करी थी तो उनके मन में आम जनता के प्रति बहुत ज़्यादा विचार रहे होंगे कि हमारी राजस्थान की जनता, खासकर हनुमानगढ़ की जनता, हालांकि राजस्थान को समझा जाता है कि पीने का पानी यहाँ पर नहीं होता, तो जब उन्होंने ये परियोजना शुरू करी थी तो प्रत्येक नागरिक तक 283 करोड़ रुपये की परियोजना थी, जिसका प्रत्येक नागरिक को एकदम रूबरू प्रभाव मिलना था। हालांकि पहले तो ये परियोजना ही 7-8 महीने लेट शुरू हुई है। उसके बाद श्रीमान जी विगत जब सरकार चेंज हुई है, सरकार बदली है 11 दिसंबर को, हालांकि अपने यहाँ पर चुनाव की वोटिंग थी। 12 दिसंबर से जब सरकार बदली है, बीजेपी की सरकार थी पहले, हालांकि सरकार बदली है तो उसके बाद से ये काम
सुचारू रूप से नहीं चल पाया। 1-2 दिन हालांकि चला, लेकिन 13 तारीख की मध्य दोपहर के बाद ये काम एकदम गलत रूप से बंद हो चुका है। हम ठेकेदार के पास जाते हैं तो वो किसी और के पास भेजता है, किसी और के पास जाते हैं वो कहते हैं हमने ठेकेदार को पेमेंट दे दी है, आपकी पेमेंट आ नहीं रही। अब हमारा घर सिर्फ इसी काम के आसरे है, हम मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत के बावजूद भी पैसा नहीं मिलता, फिर हम कहाँ पे जाएँ। प्रशासन को इसके बारे में बताया, वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो हम बताइए क्या करें। हमारे पास और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो क्या किया जाए, इसलिए हमने काम रोका, उसका भी कोई हमें बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। तो ठेकेदार कहाँ चले गए इस टाइम, कहाँ है ठेकेदार, कुछ पता है? उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो सर वो कहते हैं हम बाद में आएंगे, आगे से बात टालते रहते हैं, बट मिलते नहीं वो। तो इनका कहना है कि ठेकेदार पिछले 2.5 महीने से गायब है, जो उनके पैसे लेके यहाँ से फुर हो चुका है। ये हैं परेशान मजदूर लोग हैं, जिनका कहना है कि उनको इतने टाइम से पैसा नहीं मिल रहा, तो उनके घरों में चूल्हे तक बंद हो चुके हैं। तो अब इन्होंने मीडिया के जरिए सरकार को, प्रशासन को और ठेकेदार को चेतावनी दी है कि अगर जल्दी इनका पैसा नहीं मिला तो ये बड़ा आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। हनुमानगढ़ से विश्वास कुमार, कैमरामैन आशिफ खान के साथ। निजी स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ सकेंगे। जयपुर जिले के आसलपुर गांव में स्थित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसकी शुरुआत हो चुकी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में शिक्षा को बेहतर, रुचिदायक व उपयोगी बनाने के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जा रहे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य दामोदर प्रसाद शर्मा ने कहा कि इस क्लासरूम में बच्चे क्लास की दीवारों पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ के सभी फॉर्मूले को देखकर बखूबी सीख सकते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो कि आजकल समग्र शिक्षा अभियान में बदल गया है, प्रारंभिक बच्चों को शिक्षा दीक्षा में लर्निंग मेथड बदलने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा कक्ष का आज निर्माण किया गया है, जिसका उस कक्ष का लोकार्पण भी आए हुए अतिथि को द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि बच्चे लर्निंग मोड में स्वयं खुद सीखते हैं। वहाँ पर डिस्प्ले की बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तरह तरह के बच्चों के से संबंधित पोइम्स वगैरह है, उनके जो विविध जो बेसिक नॉलेज है, चाहे गणित में हो, अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, उनकी मात्राओं का ज्ञान, व्यंजनों का, स्वरों का ज्ञान, अक्षर पहचान, इन सब की मात्राओं का ज्ञान उस गतिविधि आधारित कक्ष में बच्चों को प्रत्यक्ष पढ़ने को, देखने को मिलेगी। इस स्कूल में, आसलपुर स्कूल में, सीनियर स्कूल में एक ABA कक्ष जो चालू किया जा रहा है, इससे बहुत बढ़िया छोटे बच्चे जैसे LKG से लेके 30 क्लास तक जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको खुद को उनकी गतिविधियां देख के, उनको जो लिखा हुआ है उनको देख के पढ़ना है, और शिक्षकगण उनका खाली ध्यान रखें। ध्यान रखने पे ही बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं उसके अंदर। जो इधर उधर देखते थे, भटकते थे, वो दीवार पर जैसे देखेंगे। गुजरात से शुरू हुई अहीर स्वाभिमान यात्रा के उदयपुर पहुंचने पर एक निजी होटल में अखिल भारतीय अहीर महासभा द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान समाज के स्वजाति बंधुओं ने मेवाड़ी पगड़ी और उपरना उड़ाकर स्वागत किया। इसके बाद यात्रा को रैली के रूप में भींडर रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया, जहां समाज के राधा कृष्ण मंदिर में आम सभा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान यात्रा में आए सवलाराम जी अहीर और प्रदीप अहीर ने सभा को संबोधित किया। साथ ही इस अवसर पर कई पदाधिकारी और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जालोर के भादरा जून कस्बे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन कार्यक्रम कस्बे के लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर सुना। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव और कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ के संत शिव कुमार स्वामी के निधन पर बात की। साथ ही उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी प्रमुखता से याद किया। इस अवसर पर कई पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। जैसलमेर विधानसभा सीट पर जीते कांग्रेस के विधायक रूपाराम धंडे ने शहर का दौरा कर जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया। अपने समर्थकों के साथ धंडे मुख्य बाजार से होते हुए लोगों को उनके पक्ष में किए गए मतदान को लेकर धन्यवाद दे रहे थे, तो जनता ने भी फूल मालाओं के साथ अपने विधायक का स्वागत करते हुए जिले के विकास की उम्मीदों को पूरा करने की मांग की। इस मौके पर जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर आमजन ने विधायक को खरी खोटी भी सुनाई। आपको बता दें कि बीते दिन एक मासूम ने अस्पताल में सुविधा न होने के चलते दम तोड़ दिया था। जैसलमेर हमारे लिए नयो नहीं है। मैं करीब 35 वर्ष नौकरी की और शहर एक एक गली में घूम रहा हूँ और एक एक तकलीफ ध्यान है।
आज एक दिन घूमने हाँ को शहर तकलीफें दूर नहीं वेला एक सिस्टम है इलेक्शन लड़िया और लोगों वोट दिया अधिक लोगों वोट दिया जीत गया तो कोई भी छोटो मोटो काम है ये बहुत बड़ो चीज़ है। यहाँ की जनता ने मेरे को विधानसभा में भेजा है, ये बहुत बड़ा काम है। आज आने का मकसद है कि उन लोगों को धन्यवाद दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर आवास पर भाजपा के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर सुना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के विभिन्न मुद्दों को देश की जनता के सामने रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी ने देश के विकास में स्वयंसेवी संस्थाओं के योगदान से लेकर आजादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। वहीं पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन में सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, संत रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युवाओं के उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। वोटिंग की व्यवस्था की जाती है उस जीवन की महत्व प्रत्येक माह की भांति इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम आज हम सब भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्यों ने साथ बैठ करके सुना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के बहुसंख्य जनता को अलग अलग वर्ग के संवर्ग के लोगों को अलग अलग विषयों पर अपने मन की बात के माध्यम से उनका विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन करते हैं। देश भर से जो विषय उनके संज्ञान में mygovernment.com के माध्यम से लाए जाते हैं उन सारे विषयों के बारे में भी वो अनेक लोगों से बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं। एयू बैंक जयपुर मैराथन के 10वें संस्करण का आगाज 3 फरवरी को होगा। उससे पहले मैराथन के आयोजक संस्कृति युवा संस्थान की ओर से इवेंट को प्रमोट करने के लिए लगातार सेलिब्रेशन और वर्कशॉप कराई जा रही है। इसी कड़ी में स्मार्ट रन वर्कशॉप का आयोजन शहर के निजी अस्पताल में किया गया, जहां स्पोर्ट्स इंजरी विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य सरोल ने मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को दौड़ने के तरीकों और दौड़ के दौरान होने वाली इंजरी से बचने और उनके सही उपचार की जानकारी दी। Okay, so देखिए, as a sports injury specialist and as a doctor who runs himself, I think it's very important कि मेरे पास जो knowledge है जो running injuries को prevent करने के लिए, running injuries को treat करने के लिए, it is important that I share that knowledge with the people. We have a very हमारी जो running community जयपुर की है बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी community के अंदर injuries बहुत frequently होती हैं। तो क्या हम कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्या हम कर सकते हैं उस रनिंग इंजरी के होने के बाद उसको ट्रीट करने के लिए, वही इन्फॉर्मेशन मैंने आज यहाँ शेयर करी। देखिए 3 फरवरी को ये बैंक जयपुर मैराथन 10वां एडिशन हो रहा है और रनिंग क्योंकि एक टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए तो उसके लिए एक और प्रिवेंशन जो है बहुत ज़रूरी है रनिंग के अंदर कि आप इंजरीज़ को जो है प्रिवेंट करें। तो उसी को देखते हुए आज एक वर्कशॉप डॉक्टर आदित्य सरोल के हाथ यहाँ ऑर्गेनाइज़ की हम लोगों ने और जिस तरह से ए बैंक जयपुर मैराथन को लेके पूरे जयपुर में एक बड़ा उत्साह है। 42 किलोमीटर 10 किलोमीटर लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको किसी तरह की इंजरी ना हो, तो उसको लेके आज एक स्पेशल सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया ACC हॉस्पिटल के अंदर, जिसको डॉक्टर आदित्य सरोल ने बहुत ही अच्छे से एड्रेस किया। बैरीनाग के शिलिंग गांव में 30 वर्षीय युवक मनोज कुमार ने न्याय के लिए न्याय की देवी कोटगाड़ी मंदिर पांखू में आमरण अनशन शुरू कर दिया। दरअसल वर्ष 2010 में देहरादून में पढ़ाई के दौरान देहरादून पुलिस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में झूठा फंसाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मनोज कुमार ने बताया कि वह ITBP में भर्ती हो गया था, जिसका कॉल लेटर तक आ गया, लेकिन पुलिस के द्वारा झूठा फंसाने के कारण वह भर्ती नहीं हो पाई। इस पर युवक ने पुलिस पर जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। भूख हड़ताल में बैठे मनोज कुमार से वार्ता के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट गंगोली हाट सौरभ गहरवा और धल से नायब तहसीलदार GS गोस्वामी वार्ता के लिए मंदिर स्थल पर पहुंचे, अनशन को समाप्त करने के लिए समझाइश की। कोटद्वार के जिला सहकारी बैंक मुख्यालय में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में लैंसडाउन के विधायक महंत दिलीप रावत और जनरल मैनेजर मनोज कुमार ने सहकारी बैंकों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की पहल पर उत्तराखंड सरकार श्रीनगर विधानसभा, लैंसडाउन विधानसभा के सहकारी बैंकों से जुड़े
25,000 किसानों को 28 फरवरी तक किसान कार्ड और डिजिटल कार्ड जारी करने जा रहा है, ताकि अटल आयुष्मान योजना से किसानों के परिवारों को जोड़कर इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभ पहुंचाया जा सके। तभी लाभान्वित की जा सकती है जब आम लोगों तक पहुंचे। हम ये चाहते हैं कि 100% जनधन योजना के खाते खोले जाएं और न केवल खाते खोले जाएं बल्कि उनको डिजिटल लिटरेट भी किया जाए उनको ये। और इसके साथ साथ मैं विलेज लेवल प्रोग्राम्स करीब 200 प्रोग्राम्स हमें चलाने जा रहे हैं नाबार्ड के सहयोग से। और उस विलेज लेवल प्रोग्राम्स को चलाने का मकसद ही यही है कि आम लोगों तक न केवल सरकार की नीतियों को उनको पहुंचाना और उसको लाभान्वित करना। और इसके साथ साथ अगर कोई दिक्कतें कहीं बीच में आती हैं, जो कि अक्सर सुनने में आता है, उसके लिए हमने एक लैंडलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। उत्तराखंड के ओली में बीते 5 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियां की जा रही है, लेकिन बर्फ न पड़ने और करोड़ों रुपए की लागत से लगी कृत्रिम बर्फ बनाने की मशीनों से बर्फ न बनने के कारण 2 बार फिश रेस और 2 बार नेशनल प्रतियोगिताएं और वर्ष 2017 में जूनियर एशियाड गेम्स को रद्द करना पड़ा। जबकि सरकार ने यहां 9 वर्ष पूर्व आयोजित सेफ गेम्स से पूर्व आर्टिफिशियल बर्फ बनाने वाली करीब 9 करोड़ की मशीनें लगाई थी। ऐसे में अब ओली में इस वर्ष आयोजित होने वाली जूनियर अल्पाइन नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है, जिससे स्कीइंग प्रेमियों में भी मायूसी छाई हुई है। रुड़की के सुनहरा में ऐतिहासिक वट वृक्ष शहीद स्थल पर गणतंत्र दिवस की शाम को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर विधायक प्रदीप बत्रा समेत सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट समेत नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, 1857 की क्रांति के दौरान यहां ऐतिहासिक वट वृक्ष पर 152 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया था। इस मौके पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी ने एक दिया देश के वीर सपूतों के नाम जलाया। कार्यक्रम से बताया कि यहाँ के लोग बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं, अलग अलग आयोजन करते हैं, लेकिन पिछले 15 अगस्त से ये अब नगर निगम के कार्यक्रम में भी शामिल हो गया है। तो 15 अगस्त 26 जनवरी को शाम के समय शहीद स्मारक पे एक श्रद्धांजलि गीत के रूप में उनको दी जाती है शहीदों की, और कोशिश की है कि इसको सजा के भी रखें ताकि शहीदों की जो सही शहादत है उसे हम याद कर सकें और लोगों को ये लगे कि भाई हमें रुड़की में आज़ादी मिली है, ऐसे नहीं मिली है। इसमें यहाँ के शहीदों का भी योगदान पूरा कहीं ना कहीं अब अवहेलना सब थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था जितना दिया जाना चाहिए था। अब ये आप मान के चलिए कि इसको हम पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। तो सीएम साहब ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक शाम शहीदों के नाम से कार्यक्रम किया गया है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है और हमारे बुजुर्गों को सम्मानित किया गया है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है और यही सच्ची श्रद्धांजलि है शहीदों को कि हम आज उनको याद करें और संकल्प लेके हम देश के प्रति समर्पित रहेंगे। देश के प्रति हम आगे बढ़ेंगे और देश के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी जरूर करेंगे, तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा। फिर एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ पर जितना भी काम हो उतना कम है। अभी एक इसकी DPR बन रही है जिसमें यहाँ पे इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। एक टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पर होनी है, एक बरामदा यहाँ पर बनना है और भी कई कार्य हैं यहाँ पर जो होने हैं जिससे कि लोग यहाँ पर आए। और बचपन से लोग यही देखते आ रहे हैं कि शादी के वक्त दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर शादी करने जाता है, लेकिन करौली जिले के टोडाभीम उपखंड मुख्यालय पर इस परंपरा को तोड़ते हुए एक दुल्हन खुद घोड़ी पर चढ़ी और धूमधाम से बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची। ये हैरान कर देने वाला मामला टोडाभीम उपखंड मुख्यालय पर राजाजी के गढ़ पर स्थित उमाशंकर श्रीमाली के पुत्र ऋषभ कुमार की शादी समारोह का है, जहां जोधपुर निवासी दुल्हन दिव्या जोशी ने उस रूढ़िवादी सोच और सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए समाज में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ एक नई मिसाल कायम की है। लड़की के इस कदम से लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव खत्म कर लड़कियों को किसी क्षेत्र में कम नहीं समझाने की मिसाल है। श्रीमाली समाज की परंपरा के अनुसार टोडाभीम में उमाशंकर भट्ट के पुत्र ऋषभ भट्ट के साथ शादी हो रही है, जिसमें जोधपुर महामंदिर निवासी रमेश जी जोशी की लड़की दिव्या यहां शादी के लिए सहपरिवार आई है। उसमें लड़की पहले दोपहर में घोड़े पर चढ़ करके अपने ससुराल जाती है।
वहाँ पर उसका स्वागत सास द्वारा किया जाता है और उसे बरी का बेस देते हैं, जो रात्रि में शादी के समय वह पहनती है। तत्पश्चात लड़की घोड़े से रवाना होकर वापस जहाँ से दुल्हन रवाना होती है वहाँ पर वापस जाती है और शाम को इस परंपरा को आगे जारी रखते हुए दुल्हा घोड़ी पर सवार होकर जनवासे पहुँचता है और वहाँ पर दुल्हन की माँ उसका स्वागत करती है। पगेला गुसा, हम लोग श्रीमाली ब्राह्मण समाज से हैं। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण अभी से नहीं, बहुत समय से चल रहा है। हमारे यहाँ दुल्हन घोड़ी पे बैठ के दूल्हे के यहाँ बारात लेके जाती है, फिर उसके बाद दूल्हे की बारात यहाँ आती है। तो हम सभी को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि महिलाओं को हर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए और उनकी भागीदारी पुरुषों के बराबर दी जाए। थैंक यू। घोड़ी पर बारात ले जाने के बारे में पूछा तो लड़की का कहना था कि ये कदम लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव न करने के लिए उठाया है। लड़कियों को किसी क्षेत्र में कम नहीं समझना चाहिए। इसी बीच लोग टकटकी लगाए दुल्हे को तलाश कर रहे थे, लेकिन दुल्हे ने भी अपनी दुल्हन के इस फैसले का सम्मान किया। ये मामला पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बना रहा। बारात में घोड़ी पर सवार लड़की को देखकर हर किसी को अचंभा जरूर हो रहा था, लेकिन एक तरफ लड़कियों के लिए एक नई सोच बन रही थी, तो दूसरी ओर उन्हें लेकर एक नया नजरिया और उनके आने वाले कल को संवारने की तैयारी में जुट गया था। समाज में काफी टाइम से है और मैं तो ये कहता हूँ कि हर समाज में ये परंपरा होनी चाहिए कि दुल्हन को भी पूरा बराबर सम्मान मिलना चाहिए, जैसा दूल्हे को दिया जाता है। बराबर घोड़ी पर बैठ करके उसको भी सम्मानित किया जाए। आजकल कई जगह ऐसी शादियाँ देखने को मिली है जहाँ दुल्हन, कई समाज में ऐसा हुआ भी है, घोड़ी पर बैठ के दुल्हन आती है। तो ऐसा मैं तो कहता हूँ कि सभी समाज में भी ये परंपरा चालू होनी चाहिए। बहरहाल इस प्रकार से ये शादी संपन्न होती है। श्रीमाली समाज का यह रीति रिवाज हजारों वर्ष पुराना है और इसको सभी श्रीमाली समाज के व्यक्ति फॉलो करते हैं ताकि यह परंपरा बनी रहे। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के जानूंदा गांव में घर घर जाकर चिकित्सा कर रही सर्वे कर रही चिकित्सा प्रणाली बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।